जी बिस्मिल्लाह करते हैं हमने अपने लेक्चर नंबर 12 की, जो बुनियादी तौर पे जिस लेक्चर के अंदर हम सेकंड हाफ आप कह लें IS-38 का कंप्लीट कर रहे होंगे, और यहाँ पर हम IS-38 और इससे रिलेटेड जो भी इंटरप्रिटेशंस की नॉलेज है, क्लास प्रैक्टिस है, इसको मुकम्मल कर रहे होंगे जी। सो इस लेक्चर के अंदर हम क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे कि अगर आप कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, रीवैल्यूएशन मॉडल पे शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, या अगर आप रीवैल्यूएशन से कॉस्ट मॉडल पे शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि इसका उल्ट, रीवैल्यूएशन से कॉस्ट पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है, देन व्हाट कैन हैपन, राइट? क्या रिक्वायरमेंट्स हैं स्टैंडर्ड की, क्या गाइडलाइन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फिर हम देखेंगे सिक 32 जो कि एक इंटरप्रिटेशन है, वेबसाइट कॉस्ट्स रिलेटेड है टू IS-38। फिर हम IFRS की एक इंटरप्रिटेशन है जो अकाउंटिंग फॉर क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स, जो IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी ने इसके ऊपर गाइडेंस दी थी, जैसे क्रिप्टो करेंसी जो होती है आपकी, ठीक है, बिटकॉइन वगैरह, जो कंपनीज के पास, अगर कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करती हैं तो इसके हवाले से भी IFRS की इंटरप्रिटेशन कमेटी ने कहा कि जी IS-38 के मुताबिक डील की जाएगी, ठीक है। यूल सी IS-2 भी अप्लाई हो सकता है, कुछ रेयर केसेस में IFRS 9 भी अप्लाई हो सकता है। हम देखेंगे कि क्या इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। और फिर दो एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो छोटे स्मॉल एग्जाम क्वेश्चंस हैं। मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि IS-38 एक लार्ज क्वेश्चन में भी टेस्ट हो सकता है, बट वो टेस्ट होता है टुगेदर विद IS-36 एंड अदर स्टैंडर्ड सच एज IFRS 5। उन क्वेश्चंस की भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लार्ज क्वेश्चंस की भी क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, बट जब वो स्टैंडर्ड्स ये वाले पढ़ेंगे तब। अभी के लिए हम कुछ स्मॉलर क्वेश्चंस हैं, स्मॉल हैं बट मजे के हैं क्वेश्चंस हैं, थोड़े से पुराने भी हैं, एक 2014 का है, एक 2018 का है, पुराने हैं बट स्टिल रेलिवेंट हैं, फ्यूचर में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं, इससे मिलते जुलते आ सकते हैं, हम इनको देखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट से कि अगर कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल स्विच करो या रिवैल्यूएशन से कॉस्ट मॉडल स्विच करो, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। सो एक छोटी सी चीज जो आप सबको मालूम होनी चाहिए वो है कि जब IS-16 में कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते थे तो हम, आपको याद होगा, वी स्टडीड के वी डोंट डू रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना, हम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करते, ठीक है, बल्कि करंट ईयर में ही उसकी इफेक्ट डाल लेते हैं, ठीक है। एंड वी स्टडीड स्पेसिफिकली कि व्हाई, बिकॉज दिस इज एग्जेम्प्ट अंडर IS-8, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज से एग्जेम्प्ट है। और IS-8 कहता है कि बुनियादी तौर पे उसका जो रीजन है, वो रीजन ये है कि इंकरेज किया जाए फेयर वैल्यू अकाउंटिंग को, ठीक है, आसान बनाई जाए फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, मुश्किल ना बनाई जाए, ठीक है। सो जब आप कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हो तो जो भी चेंजेस होती थी IS-16 में, हमें याद है, वो सारी की सारी करंट ईयर में इनकॉर्पोरेट कर ली जाती थी, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं की जाती थी। क्या IS-38 में भी ऐसा ही है? जवाब है यस, द सेम अप्लाइज फॉर IS-38 एज वेल, एब्सोल्युटली, ठीक, द सेम अप्लाइज फॉर IS-38 बिकॉज IS-8 में लिखा हुआ है कि ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, IS-16 के चेंजेस के लिए भी, IS-38 के चेंजेस के लिए भी। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको बता दूं, जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, विच इज इंपॉर्टेंट, वो है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से क्या मुराद है? वाइस वर्सा से ये मुराद है कि व्हाट इफ समवन चेंजेस फ्रॉम रीवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल। अच्छा, अब ये चेंज जो है IS-16 के तहत भी हो सकता है, IS-38 के तहत भी हो सकता है, यानी कि टेंजिबल एसेट भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। इस चेंज को करने में याद रखिए दो रुकावटें होंगी। रुकावट नंबर एक, IS-8 ये चेंज इतनी आसानी से अलाउ नहीं करेगा। IS-8 कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का जो चेंज है ना, पॉलिसी का जो चेंज है वो दो इकसाम का होता है।
पहली किस्म IFRS ड्रिवन चेंज, यानी कि वो चेंज जब IFRS में चेंज आता है, IFRS में अपडेट आती है, तो वो उसके साथ आपकी ज़ाहिर अकाउंटिंग बदल जाती है। जैसे IFRS 15 आया IS 18 की जगह, आप में से तो बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि किसी ज़माने में रेवेन्यू का एक स्टैंडर्ड IS 18 होता था, उसकी जगह IFRS 15 आया था, पॉलिसीज बदल गई। इसी तरह पुराने ज़माने में एक IS 17 स्टैंडर्ड होता था लीजेस का, जो अब IFRS 16 है लीजेस का स्टैंडर्ड। ठीक है, तो खैर ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ ही साल पुरानी बात है ये। तो जब ये नए स्टैंडर्ड आए तो ये अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाए। जब चेंजेस लाए तो वो चेंजेस आपने करनी है। अच्छा, वो कैसे करनी है? वो हर IFRS में लिखा होता है। IFRS खुद बताते हैं कि कैसे लिखा होता है। मतलब IFRS 15 में लिखा है कि जब मैं आया तो मेरी वजह से जो चेंजेस होंगी वो कब कैसे करनी है, क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव करनी है, क्या वो प्रोस्पेक्टिव करनी है, कैसे करनी है, ये हर IFRS में लिखा होता है। ट्रांजिशन पैराग्राफ्स कहते हैं इनको। ट्रांजिशन पैराग्राफ्स के अंदर ये लिखा होता है, उस IFRS के अंदर, जो भी IFRS ये चेंजेस ला रहा होता है। ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरी चेंजेस होती हैं वॉलंटरी चेंजेस। वॉलंटरी चेंज से मुराद IFRS नहीं कह रहा कि ये चेंज करो, मैं खुद कर रहा हूं। अब ये जो आप चेंज कर रहे हो ना, रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल, ये किस में फॉल करता है? वॉलंटरी चेंज में। आप खुद चेंज कर रहे हो, अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हो। अच्छा जी, वॉलंटरी चेंज की शर्त है, वो ऐसे ही मुंह उठा के जिस दिन दिल किया नहीं कर सकते, उसकी शर्त है। वॉलंटरी चेंज इन पॉलिसी सिर्फ तब की जाती है ओनली व्हेन इट रिजल्ट्स इन बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि ज्यादा अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन मिले, ज्यादा रिलायबल, ज्यादा रेलिवेंट, ज्यादा फेयर प्रेजेंटेशन आए, बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आप मुझसे कहोगे यार ये क्या आपने डबल स्टैंडर्ड्स रखे हुए? जब कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल गए यहां पर, वो भी तो वॉलंटरी चेंज थी। कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना भी क्या है? ये भी तो वॉलंटरी चेंज है। इसमें भी तो ये शर्त लगती है। ये भी तो सिर्फ तभी होनी चाहिए जब ज्यादा बेहतर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मिले। उस वक्त तो आपने ये बात नहीं की। याद रखिए, आमतौर पर हमेशा यह तस्वर किया जाता है और यह कहा जाता है आम फहम में कि अगर आप एसेट को कॉस्ट मॉडल के बजाय रीवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाओ तो यह आमतौर पे वैसे ही ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। उसकी वजह यह कि एसेट की आज की वैल्यू पता चलती है हमें, ना कि उसकी 10 साल 20 साल पुरानी जो जिस कॉस्ट पे आपने उसको खरीदा था, हिस्टोरिक कॉस्ट पे, वो पता चलती है। समझ रहे? सो कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हुए भी ये चेक लगता है, बट वो चेक पूरा हो जाता है आराम से। हाउएवर, जब रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे कोई जा रहा हो, फिर इवन स्टैंडर्ड खुद भी कहता है कि इट इज वेरी अनलाइकली एंड वेरी रेयर कि ये चेक पूरा हो। तो इसका मतलब है आप तो ये कर ही नहीं पाओगे, आप यहीं रुक जाओगे। इट इज एक्सट्रीमली रेयर कि ये चेक पूरा होता हो कि जी रीवैल्यूएशन से कॉस्ट मॉडल पे मैं जा रहा हूं और मैं कहूं नहीं यार ये देखो ना, फेयर वैल्यू पे मैं दिखाऊंगा ना तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। तो इट इज एक्सट्रीमली रेयर, पहली बात। दूसरी बात, विच इज इंपॉर्टेंट, अगर किसी रेयर सर्कमस्टांस में ये है भी, ये पूरा भी हो जाता है, रेयर सर्कमस्टांस में ये पूरा भी हो जाता है, ये चेक अचीव भी हो जाता है, तो इसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना है जी। यानी कि आप हिस्टोरिकली जितनी आपने रीवैल्यूएशंस की हैं, रिवर्स ऑल रीवैल्यूएशंस, जितनी रीवैल्यूएशंस आपने आज तक की हैं सारी रिवर्स कर दो। इसको आप प्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। देयर इज नो एग्जेम्पशन अलाउड बाय IS 8 ऑन दिस।
ठीक है जी, आई होप दिस इज इजी, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ऑलराइट, इसके बाद सिक 32 जो कि वेबसाइट कॉस्ट्स के हवाले से एक इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको पहले बता चुका कि व्हाट डू वी मीन बाय इफ्रिक एंड सिक, एंड ये जो इंटरप्रिटेशंस हैं इनकी हैसियत क्या होती है, ये बुनियादी तौर पे स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन करती हैं, एक खास टॉपिक के हवाले से एक्सप्लेन करती हैं। डिटेल में बता चुका मैं आपको ये बात। यहां पर जो टॉपिक जेर बहस है सिक 32 में वो है वेबसाइट कॉस्ट्स। यानी कि अगर कोई कंपनी अपनी वेबसाइट बनाए, अपनी वेबसाइट लॉन्च करे, तो उसके ऊपर जो अखराजात आते हैं उनको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, क्या एज एन इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज करना है या नहीं करना, ये ऑब्जेक्टिव है सिक 32 का, राइट। जैसे आईएफआरएस में ये टॉपिक एड्रेस किया गया है, इसी तरह दुनिया के दीगर गैप्स में भी ये टॉपिक एड्रेस्ड है। अगर आप फॉर एग्जांपल यूएस गैप्स में ASC 340 एंड 350 सीरीज देखेंगे तो वो तमाम डील करती है इंटेंजिबल्स की अकाउंटिंग को। जैसे अगर आप 340-20 देखेंगे तो वो आपको एडवर्टाइजिंग, जो हमने पढ़ा कि यार वहाँ पे कुछ एडवर्टाइजिंग कैपिटलाइज भी होती है, वो वहाँ डील करती है। इसी तरह अगर आप 350-50 देखेंगे तो वो डील करती है वेबसाइट कॉस्ट्स को। यानी कि ये जो स्पेसिफिकली वेबसाइट कॉस्ट्स के ऊपर गाइडेंस है, ये कोई आईएफआरएस में खास नहीं है, ये दुनिया के और गैप्स में भी बताई गई है। बिकॉज आज से कोई 20 साल पहले एक वेबसाइट्स बनाने का और कंपनीज की वेबसाइट्स होने का और वेबसाइट्स के थ्रू बिजनेस होने का एक रुझान शुरू हुआ, और अब तो ये आपको पता है एक अपने अरूज पे है। ठीक है, अब तो हर बिजनेस जो है वो वेबसाइट सेंट्रिक बिजनेसेस हैं अब तो सारे। ठीक, तो जो वेबसाइट के ऊपर खर्चा किया जाता है वो क्या कैपिटलाइज हो सकता है या नहीं हो सकता, अगेन आपके नोट्स में भी इसकी एक अच्छी समरी मौजूद है। एक बुनियादी समरी जो आपको पता होनी चाहिए वो बड़ी सिंपल है। वो ये है कि इसमें 4 चेक्स हैं या 4 स्टेजेस हैं जिससे एक खर्चे को गुजरना है। सबसे पहली जो चेक है वो है व्हाट इज द नेचर एंड पर्पस ऑफ वेबसाइट। पहला चेक क्या है? नेचर एंड पर्पस ऑफ वेबसाइट। क्या वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट है? जैसे कि मिसाल देता हूं, बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर से आप प्रोडक्ट्स खरीद नहीं सकते। रेस्टोरेंट्स की बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर से आप प्रोडक्ट्स खरीद नहीं सकते। आप कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट उठा लें, कराची का, इस्लामाबाद का, लाहौर का, और आप उसकी वेबसाइट खोल के देख लें, आप देखेंगे अक्सर वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि उनके मेन्यू वगैरह ज़रूर आ रहे होते हैं वहाँ पर, और उनकी प्राइसेस वगैरह सब होती हैं, बट यू कैन नॉट ऑर्डर। ठीक है ना, ऑर्डर करने के लिए आपको स्टिल उनको कॉल करनी पड़ती है। कुछ ऐसे हैं जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग भी अलाउ करते हैं, बट ऑर्डर करने के लिए आपको अक्सर रेस्टोरेंट्स में स्टिल कॉल वगैरह करनी पड़ती है, या आपको फूड पांडा या चीते या इस किस्म की कोई सर्विस यूज करनी पड़ती है। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन सिर्फ देती हैं कुछ वेबसाइट्स, सिर्फ। अच्छा, कुछ वेबसाइट सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जी मेरे प्रोडक्ट्स हैं और मेरी एक से मैं जूते बेचता हूं, और मैंने सिर्फ अपने जो जूते हैं, मेरी वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी वो उनकी क्वालिटीज क्या हैं, मैं कहाँ कहाँ पर आ, वो प्रोडक्ट्स जो हैं आप खरीद सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट करती हैं उसकी। ठीक है, वहां पे अगेन कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होती। और कुछ वेबसाइट पर ऑनलाइन सेलिंग होती है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स पे ऑनलाइन सेलिंग होती है, ऑनलाइन प्रॉपर ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे कॉमन मिसाल, आजकल तो दुनिया की मैक्सिमम वेबसाइट्स इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं।
ठीक है, मैक्सिमम वेबसाइट्स इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं। जैसे बहुत से कॉलेजेस की, सीए कॉलेजेस की वेबसाइट्स, आप वहां से जाके एक्चुअली कोर्सेज खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से जो गारमेंट्स के जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, खादी, आउटफिटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, गारमेंट्स के जो ब्रांड्स हैं, आप जाकर एक्चुअली उनकी वेबसाइट से वहीं से चीजें खरीद सकते हैं। यू कैन बाय देम, राइट, यू कैन बाय देम ऑन कैश ऑन डिलीवरी टर्म्स, यानी कि कैश जब मिलेगा तब देंगे, और आप थ्रू योर क्रेडिट कार्ड पे करके भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है ना। देन यू हैव मेनी अदर एग्जांपल्स सच एज दराज एटसेट्रा, ठीक है, वे यू कैन एक्चुअली डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऑन दैट वेबसाइट। स्टैंडर्ड कहता है कि वो वेबसाइट्स जिनके ऊपर ऑनलाइन सेल परचेज होती है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, ऐसी वेबसाइट्स की कॉस्ट तो कैपिटलाइज की जा सकती है, दे आर एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। हाउएवर वो वेबसाइट्स जो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं या सिर्फ, ये सिर्फ बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करती हैं, उनकी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि उनसे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आ रहा। इकोनॉमिक बेनिफिट तो उसी वेबसाइट से आ रहा है जो ऑनलाइन सेलिंग वगैरह, जहां पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही हैं। क्वाइट इजी। सो पहला तो ये टेस्ट है, ये पहला टेस्ट हो गया। नाउ फर्ज कीजिए हमारी दो वेबसाइट्स बन रही हैं, ठीक है ना। I'll टेक यू थ्रू एन एग्जांपल एज वेल, इसके बाद एक एग्जाम क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट अभी फर्ज कर लीजिए दो वेबसाइट्स बन रही हैं। एक वेबसाइट जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, उस पर लिखा है जी कि ये हमारे पास XYZ टीचर्स हैं और ये इतने अजीम टीचर हैं और इनका इतना तजर्बा है और इनसे इतने स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और इनकी ये काबिलियत है, ये क्वालिफिकेशंस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक वेबसाइट में सिर्फ ये चीज़ें आ रही हैं। दूसरी वेबसाइट एक और कॉलेज की बन रही है जिसमें ऑनलाइन सेल भी किए जाते हैं कोर्स, और ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे भी जा सकते हैं। तो क्या पहली जो सीए कॉलेज जो वेबसाइट बना रहा है, क्या वो कैपिटलाइज हो सकती है, उसकी कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है? जवाब है नो। सादी सी बात है, क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एडवर्टाइजमेंट की वेबसाइट है। जो दूसरी वेबसाइट बन रही है जिसपे वाकई ऑनलाइन सेल्स हो सकती हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, वो वेबसाइट है जिसकी कॉस्ट कैपिटलाइज की जा सकती है। ठीक है जी, दैट इज द फर्स्ट टेस्ट। द सेकेंड टेस्ट इज stage of development of website. Stage of development of website. जैसे आमतौर पर वेबसाइट्स जो होती है ना, वो डेवलप की जाती हैं, वो परचेज नहीं की जाती। ठीक है, आमतौर पर वेबसाइट वो सूट है जो आप खुद सिलवाते हैं अपने नाप का, बना बनाया सूट किसी और के नाप का आप परचेज नहीं करते। ठीक है, आमतौर पर वेबसाइट्स की डोमेन्स वगैरह परचेज की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई डोमेन आपको बड़ी पसंद आती है, वो आप परचेज कर लेते हैं। डोमेन होती है वेबसाइट का नाम, जैसे गाना.com, MSN.com, Google.com एटसेट्रा। ठीक है, अब दुनिया में मेरे ख्याल सबसे महंगी जो डोमेन है वो गूगल है। आई डोंट नो उसकी वर्थ क्या है, बट ये डोमेन वैल्यूएशन एक 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 आर्ट है एक्चुअली। डोमेन वैल्यूएशन, मैंने एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट फाइनेंस का कोर्स किया था 2017 में INSEAD से, वहाँ मैंने एक्चुअली डोमेन वैल्यूएशन पढ़ी थी। डोमेन वैल्यूएशन एक दुनिया में आर्ट है। गूगल इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेन, अरबों डॉलर्स की वो होगी। ठीक, सो डोमेन जरूर खरीदी जा सकती है, बट आमतौर पर वेबसाइट खुद डेवलप कराई जाती है अपनी मर्जी की। अच्छा, वेबसाइट की 3 स्टेजेस बताता है जी आपका इफ्रिक या सिक। वो कहता है पहली स्टेज होती है प्लानिंग स्टेज, यानी कि रिसर्च के मुतरादिफ है ये। दिस इज इक्वल टू रिसर्च, यानी कि अभी आप सोच रहे होते हैं वेबसाइट बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, बनने के फायदे क्या होंगे, कैसी बनानी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, क्या सिर्फ इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए या ऑनलाइन बिजनेस भी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे कंपटीशन की कोई वेबसाइट है, हमारी अपनी पुरानी वेबसाइट कैसी थी, इस किस्म की बातें हो रही होती हैं। ठीक है, एंड यू आर अवेयर कि यार रिसर्च फेज क्या होता है। प्लानिंग के बाद दूसरा फेज कहलाता है डेवलपमेंट, यानी कि अब वेबसाइट की कोडिंग शुरू हो गई है, वेबसाइट बननी शुरू हो गई है। ठीक है, वहां पर अगर कोर्सेज हैं तो उनका मटेरियल अपलोड हो रहा है, उसकी कोडिंग जो प्रोग्राम डेवलपर है वो कोडिंग कर रहा है।
ठीक है ना, उसके जो सारा कोड है वो लिख रहा है, उसका कंटेंट अपलोड कर रहा है, ये सब डेवलपमेंट फेज है। तीसरा फेज होता है ऑपरेटिंग फेज। कौन सा फेज? ऑपरेटिंग फेज। यानी कि अब वेबसाइट मुकम्मल है, वेबसाइट मुकम्मल है, बट उसको बैकएंड से मैनेज करना है। फर्ज कीजिए आप वेबसाइट पे आपने जी कोर्स खरीदा और आपने कहा जी कि मैंने कोर्स बाय करना है, एंड यू पेड द फी से ऑनलाइन, और आपको कोर्स का एक्सेस ही नहीं मिल रहा, एक हफ्ता गुजर गया, तो आप भाई किसी को लिखेंगे ना कि भाई ये क्या चक्कर है, कांटेक्ट करेंगे उन्हें, उनसे कहेंगे भाई ये क्या चक्कर है, क्या बग है, क्यों नहीं मिल रहा। उसने चेक किया, उसने कहा यार ये तो बग था कोई, उसने सिस्टम में बग रेक्टिफाई किया। अब वेबसाइट को मेंटेन करना है ना, ऑपरेट करना है, तो उसके लिए पीछे बैक एंड पे कोई ना कोई वो लोग जो बग्स फिक्स करते हैं, जो उसकी रेगुलर मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो लोग बैठे होते हैं। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग फेज। अब स्टैंडर्ड कहता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट फेज का जो खर्चा है वो कैपिटलाइज किया जा सकता है, ना ही प्लानिंग फेज का खर्चा कैपिटलाइज किया जा सकता है, क्योंकि वो रिसर्च है, वो हम पहले पढ़ चुके। और ना ही ऑपरेटिंग फेज का खर्चा कैपिटलाइज किया जाएगा, ये दोनों एक्सपेंस किए जाएंगे। प्लानिंग फेज तो रिसर्च है, और ऑपरेटिंग जो है वो आफ्टर द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, फिर खर्चे की आपको पता है तरीकेकार बदल जाता है, ठीक है, फिर तरीकेकार खर्चे का बदल जाता है, फिर इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है ना। वंस द एसेट इज अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज, देन आप सबको पता है कि कॉस्ट में एडिशन बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है ना जी। सो दूसरा टेस्ट ये पता चला कि यार हमारी कौन सी वेबसाइट कैपिटलाइज हो सकती है, सिर्फ वो जिसके ऊपर ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं, और उसका कौन सा खर्चा, सिर्फ वो जो डेवलपमेंट स्टेज में हो रहा है। अच्छा फाइन, एक तीसरा टेस्ट है। तीसरा क्या? ओके, ऑनलाइन को नीचे ले आए, इसको नीचे ले आए। तीसरा ये है कि जो डेवलपमेंट के 5 कंडीशंस थी, 5 कंडीशंस थी ना जो पढ़ाई मैंने आपको, वो फुलफिल होनी चाहिए। क्या? देख लेते हैं, 5 कंडीशन हमने देखी है ना, वी हैव सीन दोस 5 कंडीशंस इफ यू रिमेंबर। वी सॉ कि जी टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए, ऐसी वेबसाइट बन भी सके, हमारी इंटेंशन होनी चाहिए वेबसाइट बनाने की, हमारी एबिलिटी होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए कि लोग हमारी चीजें खरीदेंगे भी, उसकी कॉस्ट मेजरेबल होनी चाहिए। ये 5 चीजें होनी चाहिए, ये 5 चीजें होंगी तो हम वेबसाइट की कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, बट लोग वो खरीदेंगे ही नहीं, फर्ज कीजिए लोग वो खरीदेंगे ही नहीं। नाउ this website, the cost of this website cannot be capitalized, ठीक है। दिस इज द थर्ड स्टेज, दिस इज द थर्ड टेस्ट। सो फर्ज कीजिए आपकी वेबसाइट जो है वो तीसरा टेस्ट भी पूरा कर जाती है, 5 कंडीशंस ये ट्रू हैं, सेटिस्फाइड हैं, हमारी बड़ी अच्छी वेबसाइट है, हमने बनानी भी है, इंटेंशन भी है, एबिलिटी भी है, मार्केट भी उसकी है, लोग खरीदेंगे भी चीजें, बेहतरीन। फिर एक फोर्थ टेस्ट है, और ये फोर्थ टेस्ट भी कोई नया नहीं है, ठीक है। कॉस्ट्स allowed to be capitalized under IS 38, allowed to be capitalized in initial costs, in initial cost under IS 38, सिर्फ वो कैपिटलाइज होती हैं। अच्छा इसका क्या मतलब? इसका मतलब अगर वेबसाइट बनने पे कोई इंप्लॉइज की पार्टी हुई तो क्या वो खर्चा ऐड कर सकते हैं? नो। मैंने कुछ इंप्लॉइज को ट्रेन किया वेबसाइट चलाने के लिए, याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर IS 16 के दौरान पढ़ाया था कि अगर मैं अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहा हूं कि यार ये पीपी कैसे चलाओगे, तो क्या वो कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है? ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ पढ़ा था हमने। नो। कोई एडमिन या सेलिंग कॉस्ट, फॉर एग्जांपल वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट की मैंने कि यार मुबारक हो XYZ.com नई वेबसाइट बनाई, जगह जगह फेसबुक पे इश्तिहार चलाए,
आज ही देखें हमारी वेबसाइट एंड ऑल दैट, हो सकती है? नो। कोई रिफंडेबल टैक्सेस पे किए, मुझे जो डेवलपर ने इनवॉइस भेजी उसमें सेल टैक्स भी लगा हुआ है, रिफंडेबल है, क्या हो सकती है? नो। तो वो तमाम शराइत जो नॉर्मली एसेट की कॉस्ट में इनिशियली ऐड नहीं हो सकते, जो हमने नॉर्मल शर्तें पहले पढ़ी हैं, वो शर्तें यहां पर भी हैं। अगर आप गौर करोगे तो ये जो चारों टेस्ट हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो IAS 38 में लिखी हुई है, बस सिक 32 ने इसको मजीद बयान कर दिया। ठीक है, सिक 32 ने इस पे मजीद रोशनी डाल दी है, और कुछ भी नहीं है, तफसीर है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। इसका हम उर्दू जुबान में तफसीर बोलते हैं। सिक 32 ने कहा, पहला टेस्ट, वेबसाइट का पर्पस होना चाहिए कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जनरेट करेगी। दूसरा टेस्ट, प्लानिंग या ऑपरेटिंग फेज की नहीं हो सकती कैपिटलाइज, सिर्फ डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है। तीसरा टेस्ट, वो 5 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए डेवलपमेंट की। चौथा टेस्ट, सिर्फ वो कॉस्ट जो जेनेरिकली अलाउड होती हैं फॉर इनिशियल कैपिटलाइजेशन वही कैपिटलाइज होंगी। ठीक है, जिन कॉस्ट्स के तमाम स्टैंडर्ड्स दुश्मन हैं, IAS 2, 16, 38, तीनों में हमने पढ़ा कि जी एडमिन सेलिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होंगी, रिफंडेबल टैक्सेस कैपिटलाइज नहीं होंगे, एबनॉर्मल लॉसेस कैपिटलाइज नहीं होंगे, स्टाफ की ट्रेनिंग कैपिटलाइज नहीं होगी, सब चीजें कैपिटलाइज नहीं होंगी, खत्म होगी बात। परफेक्ट। आई होप दिस इज एक्सट्रीमली इजी and very, very clear for all of you. Now, we move towards an example. ये समर 14 का क्वेश्चन 7 है, और ये पार्शल है बाय द वे, याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल 15 मार्क्स का टोटल सवाल था, और ये तकरीबन आधा सवाल जो है, आधा सवाल ये पूछा गया था IAS 38 या सिक 32 से, और आधा सवाल पूछा गया था IAS 40 से। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि सवालों में 3-4 स्टैंडर्ड्स मिलकर टेस्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा पुराना सवाल है, बट इट्स नेवरदलेस अ गुड प्रैक्टिस एग्जांपल फॉर सिक 32। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप सबके पास एग्जाम के तमाम पेपर्स मौजूद हैं, अलग से आपको प्रोवाइड किए हुए मैंने। ठीक है, तमाम, काइंडली यहां इसको पॉज कीजिए, फौरन से समर 14 का क्वेश्चन 7 अपने पास खोलिए, किसी भी और डिवाइस पर, कहीं भी और उसको एक दफा रीड कीजिए, देन वी विल सॉल्व इट। ऑलराइट जी, आई रिज्यूम कि आप सब ने पढ़ लिया तसल्ली से, अच्छी तरीके से। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है FWL markets furniture through its sales offices located in major cities. कहता है मार्च 2012 में FWL की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो ऑनलाइन सेल्स करेगा थ्रू इट्स वेबसाइट। अब चूंकि ये ऑनलाइन सेल्स करेगा थ्रू इट्स वेबसाइट, तो क्या ये वेबसाइट क्राइटेरिया मीट कर रही है? मेरे ख्याल में कर रही है फॉर कैपिटलाइजेशन। सो टेस्ट नंबर 1 तो ये डेफिनेटली मीट करती है। कहता है द एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, यानी कि 2012 के दौरान वो ये थे। क्या कहता है? फिजिबिलिटी एक बनाई गई बाय अ कंसल्टिंग फर्म फॉर अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग वेबसाइट टू फैसिलिटेट ऑनलाइन सेल्स, और वो फिजिबिलिटी जो बनाई गई वो 3.5 मिलियन की खर्चे पे बनाई गई। तो टेस्ट 1 तो ये वेबसाइट मीट करती है। अब बारी आएगी टेस्ट 2, 3 एंड 4 की। अब टेस्ट 2 के मुताबिक ये जो खर्चा है ये किस स्टेज का खर्चा है आपके ख्याल में? ये है ना प्लानिंग स्टेज का या रिसर्च स्टेज का खर्चा? क्या ख्याल है? ये है ना प्लानिंग या रिसर्च स्टेज का खर्चा? ऐसा ही है ना? तो इसको क्या करना चाहिए? एक्सपेंस। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है, पहली चीज हमने देख ली। फिर कहता है हार्डवेयर परचेज किया गया और साथ उस हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी आया 15 मिलियन और 8 मिलियन का। क्या ये वेबसाइट के इंटेंजिबल एसेट में डाल दिया जाए? ये जो हार्डवेयर आया है
और उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आया है। नहीं जी, ये तो पीपीई है, ये तो बड़ा क्लियर है। 15 मिलियन का जो हार्डवेयर आया है ये तो पीपीई है। व्हाट अबाउट 8 मिलियन का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर? ये भी हमें मालूम है पीपीई है। ये दोनों ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का ही हिस्सा होता है, ये हम पढ़ चुके, हमें मालूम है ये पीपीई है। तो 23 मिलियन रुपए पीपीई में जाएंगे। कहता है वेबसाइट को जो अपग्रेड किया गया, यानी कि मौजूदा वेबसाइट को ऑनलाइन सेल वाली वेबसाइट बनाया गया, वो एफडब्ल्यूएल की आईटी टीम ने बनाया, और उस पर जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा आया वो 5 मिलियन रुपए का आया। हाँ जी, क्या ये कैपिटलाइज हो सकता है? ये बिल्कुल, ये वेबसाइट इंटेंजिबल एसेट के अंदर डलेगा। वेबसाइट इंटेंजिबल एसेट जो होगा उसमें ये जाएगा, बिकॉज ये सारे टेस्ट पूरे करता है। ठीक है, ये है भी डेवलपमेंट स्टेज का खर्चा। अब इसमें लिखा हुआ नहीं है वो जो तीसरा टेस्ट है ना, कि जी 5 कंडीशन फुलफिल हो, नहीं लिखा हुआ। हम जवाब में लिखेंगे कि यार हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये कंडीशन पूरी हो रही है, असम्पशन ही है हमारी, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर ने उतनी तफसील में तो नहीं बताया ना, ज़ाहिर एग्जामिनर एक एक कंडीशन 5 लाइनें थोड़ी लिखेगा उसके लिए। ठीक है, अच्छा, कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया, और वो 3 मिलियन रुपए का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। जाहिर है कोई भी वेबसाइट बनेगी तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम उसके अंदर होता है, आप सब ने देखा होगा, सिक्योर्ड पेमेंट्स होती हैं। वो वेबसाइट की, अगेन ये भी वेबसाइट की कॉस्ट में, इंटेंजिबल एसेट में कैपिटलाइज होगा। बिल्कुल ठीक है। कहता है आईटी के कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी गई, ट्रेन किया गया कि वो सिक्योरिटी इश्यूज जो बाद में आएंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से उसको डील कर सकें, और इसके ऊपर 1.5 मिलियन रुपए का खर्चा हुआ। शाबाश, आप सब समझ सकते होगे, मेरा ख्याल है आप सबके जहनों में यही होगा कि दिस शुड बी एक्सपेंस्ड आउट, वी कैन नॉट कैपिटलाइज इट। हम बड़ी डिटेल में इस बात को पढ़ चुके हैं कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग से रिलेटेड खर्चा जो है वो एक्सपेंस किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। कहता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 2012, यानी कि पिछले साल, लास्ट ईयर की फाइनेंशियल्स में क्या हुआ था। क्यों मैं कह रहा हूं पिछले साल, अभी बताता हूं थोड़ी देर में। जब आप इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं। कहता है दी अबव एक्सपेंसेस वर क्लासिफाइड एज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये तमाम एक्सपेंसेस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाए गए। अच्छा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाना क्या ठीक है या गलत है? उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सीडब्ल्यूआईपी होता क्या है। सीडब्ल्यूआईपी होता है, अगर कोई एसेट अभी बन रहा हो तो उसको सीडब्ल्यूआईपी कहा जाता है। ठीक है, वो सीडब्ल्यूआईपी एज ए बैलेंस शीट में एज एन एसेट ही नजर आता है, नॉन करंट एसेट्स में ही नजर आता है, नॉन करंट एसेट्स में नजर आता है, बट सीडब्ल्यूआईपी इसलिए दिखाया जाता है कि लोगों को समझ आ जाए कि ये एसेट अभी बन रहा है। अच्छा, सीडब्ल्यूआईपी अगर कोई आईएस 16 का एसेट यानी कि पीपी बन रहा हो तब भी लफ्ज इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, और अगर आईएस 38 का यानी कि इंटेंजिबल एसेट बन रहा हो तब भी ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है ना जी। सो अगर कोई इंटेंजिबल एसेट अभी अंडर प्रोग्रेस है तो उसको भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है। ठीक है ना। हाउएवर उसके साथ मेंशन किया जाएगा कि यार ये इंटेंजिबल्स है, और अगर कोई पीपी है तो उसको पीपी के अंदर दिखाया जाएगा एज सीडब्ल्यूआईपी। ठीक है, क्लब उसको बैलेंस शीट में पीपी के साथ किया जाता है। ठीक, या अगर कोई इंटेंजिबल्स का सीडब्ल्यूआईपी है तो क्लब उसको बैलेंस शीट में इंटेंजिबल्स के साथ किया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट के फेस पर सीडब्ल्यूआईपी नहीं दिखाया जाता, जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें। ठीक है ना जी। अब चूंकि ये सारा उसने कैपिटलाइज किया हुआ था तो ये तो गलत हो गई, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होगी। 2012 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से हमें पता चल गया कि 2012 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर था। अभी हम बात करते हैं इस पे किसका करना क्या। कहते हैं इन जनवरी 2013, अब 2013 की बात हो रही है, सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई ऑनलाइन सेल्स की, तो हमने अपनी वेबसाइट को प्रमोट किया, हमने कैंपेन चलाई एडवर्टीजमेंट की 2.5 मिलियन रुपए की। इस एडवर्टीजमेंट का क्या करना है जी? ये भी एक्सपेंस करनी है, ऑब्वियसली एक्सपेंस करनी है, बिल्कुल ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव
इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ FWL फॉर 2013। इसीलिए आपसे कहा था कि पहले आप लोग ये सब पॉज करके सवाल पढ़े, क्योंकि 2013 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं इन अकॉर्डेंस विद IFRS। तो यहां पर ना सिर्फ ये कि सिक 32 एप्लीकेबल है, वो हमने देख लिया, बल्कि IS 8 भी एप्लीकेबल है। जो 2012 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर है उसको रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक किया जाएगा। ठीक है जी। मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा, एग्जाम क्वेश्चंस बेशुमार इंशाल्लाह ताला कराऊंगा। हम बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चंस क्लास में करेंगे। ऑलरेडी हम IS 12 से रिलेटेड आप देख चुके हैं, हम कर चुके हैं। मेजॉरिटी 90% से ज्यादा एग्जाम क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड, और बहुत कम एग्जाम क्वेश्चंस होंगे जिसमें अंग्रेजी में लिखना होगा। बहरहाल अंग्रेजी में लिखना भी एक आर्ट है, एक टैलेंट है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपकी मदद करता हूं। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने लिखे हैं, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम इन पॉइंटर्स को इनहांस कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। क्या लिखा गया? लिखा गया जी, रेलेवेंट कॉस्ट्स। पहला पॉइंटर, रेलेवेंट कॉस्ट्स related to the development of the website should be capitalized since the website would generate online sales. आगे क्या लिखा? It is assumed that the website meets the criteria for capitalization. For example, the company has the intent and ability to create the website. It is technically feasible and a market for such sales would exist. याद है ना वो 5 क्राइटेरिया? तो एग्जामिनर को बावर करा दिया कि भाई जी मुझे सारा आता है, मुझे आता है, मैं अजम्पशन ले रहा हूं, आपने लिखा नहीं है, मैंने अजम्पशन ले लिया। ठीक है, फिर कॉस्ट जो इंकर हो रही हैं फिजिबिलिटी के ऊपर एंड ट्रेनिंग ऑफ IT पर्सनल के ऊपर, उसके बारे में लिख दिया कि दिस शुड बी एक्सपेंस्ड आउट व्हेन इंकर्ड। ये एक्सपेंस हो जाएंगे। अगर आप आगे इसका रीजन लिखना चाहें जरूर लिखें, अदरवाइज मुझे ऐसा अक्सर लगता है कि कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है हमारा जवाब, तो हमने रीजंस और एक्सप्लेनेशन में पढ़ के बहुत जवाब को लंबा नहीं कर देना। हमने हमेशा टाइम का ख्याल रखना एग्जाम में। याद रखें, यहाँ मैं IFRS पढ़ाना तो हमेशा आपको चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको मजे मजे की बातें भी बताता हूँ, साथ नई नई डेवलपमेंट्स, US गैप्स क्या कहते हैं, चीजें जरूर बताता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट रहे सब्जेक्ट में। बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पेपर पास करना। ठीक है, तो पेपर की टेक्निक बड़ी कीमती है। तो मैंने लंबी चौड़ी रीजंस में नहीं पढ़ा, मैंने कहा जी ये दोनों एक्सपेंस कर दो। फिर मैंने कहा हार्डवेयर और उसके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को PPE के तौर पे कैपिटलाइज कर लो और उनको उनकी डेप्रिसिएट कर दो उनकी एस्टिमेटेड यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ पे। सिंपल। फिर मैंने कहा कि वो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स जो IT स्टाफ की आई हैं हमारे पास, और जो एक्सपर्ट्स की आई हैं, जो एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट थे जिसको हमने 3 मिलियन दिए थे, और हमारा IT स्टाफ था जिसको हमने 5 मिलियन दिए थे, जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स के लिए आई हैं, ये तमाम कैपिटलाइज्ड होंगी एज वेबसाइट इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी, अगेन वही बात जो भी हमने की, थोड़ा सा उसको मुनासिब अंदाज में लिख दिया। फिर वो कॉस्ट्स जो इनकरेक्टली रिकॉर्ड हुई हैं 2012 में एज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उनको रेट्रोस्पेक्टिवली रेक्टिफाई किया जाएगा एज प्रायर पीरियड एरर्स इन अकॉर्डेंस विद IS 8। देख रहे हैं मैं कैसे आसान आसान सेंटेंसेस चुनकर उसको जवाब दे रहा हूं। एंड फाइनली, जो अभी कॉस्ट्स इंकर हुई हैं ऑनलाइन सेल कैंपेन के लिए, वो एक्सपेंस आउट कर दी जाएंगी। इन सारों में मैंने अमाउंट्स नहीं लिखी, आप चाहें तो आप साथ साथ अमाउंट्स भी लिख सकते हैं कि जी IT स्टाफ का ब्रैकेट में लिखते हैं 5 मिलियन, एक्सपर्ट्स जो हायर किए उसमें ब्रैकेट में लिख दें 3 मिलियन, PPE का ब्रैकेट में लिखते हैं 23 मिलियन, जरूर लिख दें, कोई मसला नहीं है। इफ यू वांट टू, नॉट एन इशू। ऑनलाइन सेल कैंपेन की ब्रैकेट में लिखते हैं 2.5 मिलियन। ठीक है जी, ये एहसन तरीका है, बेस्ट तरीका है टू रिस्पॉन्ड टू essay writing questions in your exam, whereby you give the answer in a precise bulletin form and don't go into unnecessary details, don't waste time. ठीक है जी, it is good to know the reasons, it is good to know the common sense,
but don't try to write the common sense in exam. It will waste unnecessary time. ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए जी, तो थोड़ा सा हमें समझ आ गई कि यार अच्छा ये इसका एग्जाम क्वेश्चन कैसा आ सकता है और हमने उसका कैसे जवाब देना है। मेरा ख्याल 632 हमें समझ आ गई। इट्स क्वाइट इजी। आई थिंक इट्स वेरी राइट टू कंक्लूड कि 632 is quite easy. By the way, you do know that you have all these slides. So whatever answer I write down, you have it in the form of slides with you. ठीक है ना? So you can download it, write it down with yourself anytime. ठीक है? आप कभी भी लिख सकते हो, ये सहूलत आपको मौजूद है। ठीक है? अच्छा, अब मैं 632 में दो छोटी छोटी बातें कर लेता हूं, सो दैट हम इसको जरा मुकम्मल कर लें। छोटी छोटी दो बातें। एक ये कि आजकल वेबसाइट के ही इक्विवेलेंट एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ऐप। ठीक है? जैसे पार्क व्हील्स है, पार्क व्हील्स की वेबसाइट भी है। अब मैं तो ऐप इस्तेमाल करता हूं जी, मैं तो वेबसाइट कम इस्तेमाल करता हूं, ज्यादा कन्वीनियंट होता है ऐप इस्तेमाल करना। ठीक है? तो जो ऐप की डेवलपमेंट है और ऐप के ऊपर जो अखराजात हैं, क्या वो भी सेम साइकिल फॉलो करता है? यस, एब्सोल्युटली। अगर आप यूएस में हो तो 350-50 वही, और अगर आप आईएफआरएस फॉलो करते हो तो 632। एप्स के लिए भी सेम यही साइंस है। दूसरा, वेबसाइट्स की जो एमोटाइजेशन है या एप्स की जो एमोटाइजेशन है, इसके लिए यूजफुल लाइफ क्या रखी जाए? इस पे 632 कहती है कि मैं तो नहीं ज़ाहिरा बताऊंगी, वो तो कंपनी खुद डिटरमिन करेगी कि इस यूजफुल लाइफ क्या रखी जाए। बट वो कहता है कि 632 कहता है कि शॉर्ट होनी चाहिए उसके ख्याल में। शॉर्ट इसलिए कि आमतौर पे वेबसाइट्स ऑब्सलीट होती रहती हैं। ठीक है? एक वेबसाइट आपने चलाई, वो ऑब्सलीट हो गई, फिर नहीं चलाई, फिर खत्म हो गई, फिर और चलाई, फिर और चलाई, फिर और चलाई। राइट? आप देखते होगे फेसबुक के भी हर 2-3 साल बाद वो खत्म हो गया, एक नया वर्जन निकल आता है। राइट? तो वेबसाइट्स को इंटरेस्टिंग एंड मोर इंट्रीगिंग, मोर यूजफुल, मोर फास्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी की जबान में इसको बोलते हैं यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए लगे रहते हैं लोग। ठीक है? तो वो कहता है एमोटाइजेशन के लिए जो उसकी यूजफुल लाइफ होनी चाहिए, जनरली वो शॉर्ट यूजफुल लाइफ होनी चाहिए। ये उसकी सजेशन है, अदरवाइज वो ये नहीं बताता कि यूजफुल लाइफ होनी क्या चाहिए, ऑब्वियसली। ठीक है? सो आई होप विद दिस आपके जहनों में वेबसाइट कॉस्ट्स 632 100% क्लियर हो गया। ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आईएफआरएस की जो इंटरप्रिटेशन कमेटी है, उसने 2019 में क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स जो होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी जिसको आप बोलते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी जो आम तौर पे मिसाल चलती है, जो हॉट मिसाल है, वो बिटकॉइन है। मुझसे अक्सर लोग ये भी पूछते रहते हैं जी कि इज इट हलाल और इज इट हराम। सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट। बाय द वे, मैंने खुद एक कंक्लूजन अपनी जिंदगी के लिए ड्रॉ किया था बैक इन 2014 कि इट इज ग्रे एंड इट इज नॉट हलाल। मतलब अगर जो चीज़ ग्रे हो फिर उसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो मैंने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट की थी, अगर वो आज मेरे पास होती तो वो करोड़ों रुपए की होती है अभी। बट इट इज़ सो उस बहस में हम नहीं जाएंगे कि वट एवर इट इज़। हाउएवर, हमें यह मालूम होना चाहिए कि क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स जो हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक? क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स बुनियादी तौर पर इनक्रिप्टेड फाइल्स होती हैं जिसके अंदर लेजर्स बने होते हैं, और लेजर्स में ये होता है कि लिखा होता है कि किसके पास किसने किसको पेमेंट की, किसके पास कितने कॉइन्स मौजूद हैं, क्रिप्टोग्राफिक कॉइन्स मौजूद हैं। ठीक है ना? इसके पीछे 95% ऑफ द केस में कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं होती। कुछ केसेस में गवर्नमेंट बैकिंग भी है, जैसे वेनेजुएला ने कुछ एक करेंसी लॉन्च की थी जो गवर्नमेंट बैक्ड क्रिप्टो करेंसी थी, उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। तो आमतौर पे गवर्नमेंट बैकिंग नहीं होती, ये बस इनक्रिप्टेड फाइल होती है, और बस इसमें लिखा होता है कि जी अमार ने जुनेद को पेमेंट की, जुनेद ने आमिर को की, आमिर ने हयात को की, उसने शाहरुख खान को की, उससे आगे सलमान खान को की, उसने टॉम क्रूज को की। तो अभी इतने बिटकॉइंस जो हैं वो टॉम क्रूज के पास पड़े हुए हैं। ठीक? दिस इज दिस इज दिस इज ऑल, दिस इज इट, दिस इज इट्स जस्ट एन एनक्रिप्टेड फाइल विद लेजर्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
ठीक है, पीछे इसका कुछ नहीं है। आईएफआरएस की इंटरप्रिटेशन कमेटी ने यह कंक्लूड किया कि वो एंटिटीज जो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स को, बिटकॉइंस और वटेवर को रखती है और बेचती है, वो इसकी अकाउंटिंग करेगी IS2 के मुताबिक। यानी कि वो इसको ट्रीट करेगी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे उसको ट्रीट करेगी। ठीक है, और जाहिर है जब उसकी बिकते रहेंगे एसेट्स तो उसको सेल्स के ऊपर वो गेन्स आते रहेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। ये तो है वो जो ऑर्डिनरी कोर्स में करती हैं। जिनका ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है और उन्होंने ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, IFRS की इंटरप्रिटेशन कमेटी ने कंक्लूड किया कि दे शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IS 38। दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, बेसिकली IFRS की इंटरप्रिटेशन कमेटी के सामने सवाल यह था कि क्या ये कोई फाइनेंशियल, अभी आपने पढ़ा नहीं है उसकी डेफिनेशन, IFRS 9 के लेक्चर्स में आप देखेंगे उसको डिटेल में। फाइनेंशियल एसेट्स एक बला होती है, पढ़ेंगे हम बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह। एंड वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज कैश दैट यू हैव। सो आपकी जेब में भी जो भी पैसे पड़े हैं, 500, 1000, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, वट एवर यू हैव एट द मोमेंट विद यू, दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट। तो IFRS के सामने या IFRS की इंटरप्रिटेशन कमेटी के सामने, बोर्ड के सामने सवाल यह था कि यार क्या ये कैश की तरह अकाउंट फॉर होना चाहिए, या ये, और कैश पे बाय द वे, इसकी ऊपर अकाउंटिंग पे बाय द वे IFRS 9 अप्लाई होता है फाइनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग पे, या ये IS 38 की तरह अकाउंट फॉर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उनको समझ आई कि यार अभी ये एक कॉमन मीन्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। दुनिया में हर चीज मैं इसकी बदौलत नहीं खरीद सकता। जैसे कॉमनली कैश एक्सेप्ट होता है वैसे ये नहीं एक्सेप्ट होता। फॉर एग्जांपल, आपने कॉलेज से कोर्स लिया, आपने कहा यार मैं बिटकॉइन में पेमेंट करना चाहता हूं, कॉलेज एक्सेप्ट कर लेगा आपके ख्याल में? कहेगा नहीं भाई नहीं, भागो यहां से, ये तो इसकी तो लीगली शराई क्लियर नहीं है फॉर द पर्पसेस ऑफ पाकिस्तान, राइट? सो टू दैट एक्सटेंट IFRS की इंटरप्रिटेशन कमेटी ने 2019 में उन्होंने ये राय दी और उन्होंने ये कहा कि यार IS 38 में इसको ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज ये एक कॉमन मीन्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। ठीक, लिहाजा अगेन IS 38 के मुताबिक ये कॉस्ट पे कैरी होंगी। हाँ, आप चाहो तो इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जा सकते हो, जिसके बेसिस पे आप इसको, इसकी बार बार फेयर वैल्यू जो भी बन रही है उसके ऊपर ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो एक मार्केट है ना, एक एक्टिव मार्केट है ना मौजूद, जिसमें ये ट्रेड हो रही है। ठीक है, एटलीस्ट इसकी सेल परचेज हो रही है। अब तो वर्ल्ड ओवर पता है, शुरू में तो ये एक बड़ा एक मिथ था और एक सॉर्ट ऑफ एक डार्क वेब का हिस्सा समझा जाता था इसे, बट अब तो ये पूरी दुनिया इसको नॉर्मली ट्रीट करती है। हाउएवर एट द सेम टाइम IFRS की इंटरप्रिटेशन कमेटी ने यह कहा कि कुछ जगहों पर, जैसे कि वेनेजुएला की मिसाल उन्होंने दी, और इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल भी वही है, हुकूमत वेनेजुएला ने एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की, क्योंकि वेनेजुएला का शायद आपको पता होगा कि वेनेजुएला इज अ प्रीटी रिसोर्स रिच कंट्री, बट उनका हालात पाकिस्तान वाले हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान से भी बहुत बुरे हैं बेचारों के हालात। ठीक, वहां पे करप्शन एंड लोकल इश्यूज एंड व्हाटएवर डिस्टर्बेंसेस ने इतना उनका बुरा हाल कर दिया कि दे वेंट इनटू हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक, वहां पे इतनी इन्फ्लेशन हो गई, अगर आप वेनेजुएला की केस स्टडी पढ़ें, कि एक एक चीज, फॉर एग्जांपल आपको 10-10 हज़ार लोकल करेंसी यूनिट्स या 1-1 लाख 2-2 लाख लोकल करेंसी यूनिट्स की मिलती थी। तो इस किस्म के जब इश्यूज आते हैं तो अक्सर करेंसी को बदल दिया जाता है। जैसे जर्मनी ने अपनी करेंसी बदली थी, आपको मालूम होगा कि जर्मनी ने अपनी करेंसी बदली थी जब उनका मार्क जो है वो बहुत हाइपर इन्फ्लेशन वर्ल्ड वॉर के बाद उनको पड़ गई थी, तो उन्होंने फिर उसको रिप्लेस कर दिया था डूश मार्क के साथ। सो दैट्स आमतौर पे करेंसी। अब करेंसी बदलने के चक्कर में वेनेजुएला ने ये इंट्रोड्यूस कर दी। अब ये गवर्नमेंट बैक्ड हो गई वहां पे, चूंकि गवर्नमेंट बैक्ड हो गई तो IFRS कहता है कि यार वेनेजुएला के केस में
इट शुड बी ट्रीटेड एज कैश एंड इट शुड बी ट्रीटेड अंडर IFRS 9। बिल्कुल कैश वाला ट्रीटमेंट होगा। कैश का IFRS 9 में क्या ट्रीटमेंट होता है ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सिंपल ये होता है कि जो उसकी स्टेटेड वैल्यू है ना, जो उसकी फेयर वैल्यू है, उसके ऊपर उसको कैरी किया जाता है। ठीक है, हर वक्त कोई डेप्रिसिएशन, कोई एमोर्टाइजेशन, कोई ये वाला चक्कर नहीं। ठीक है जी। बहरहाल वो कहता है जहां जहां जिन जिन ममालिक में ये गवर्नमेंट बैक्ड हो जाएगी, वहां वहां तो इसको कैश की तरह ट्रीट किया जाएगा। जिन जिन ममालिक में ये गवर्नमेंट बैक्ड नहीं है, वहां इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इंटेंजिबल एसेट में आप मुझे कहोगे कि इसकी एमोर्टाइजेशन कैसे करनी है, तो इसकी एमोर्टाइजेशन नहीं करनी है, तो इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ रखती है। इसकी कौन सी यूजफुल लाइफ है? इसकी एमोर्टाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आप अल्लाह खैर सल्ला आप इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी करो, इसके गेन्स आप अपने पास रिकॉर्ड करते रहो OCI में, और जब भी इसको बेचोगे आपको जो जो गेन है वो रिकग्नाइज भी हो जाएगा। आप कॉस्ट मॉडल पर कैरी करते हो तो आपके पास जो जब भी इसको बेचोगे वो सारा गेन PNL में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप रिवैल्यूएशन पे कैरी करते हो तो साथ साथ गेन्स OCI में जाते रहेंगे। ठीक है, बहरहाल आपकी इक्विटी में सारे गेन्स आते रहेंगे। ठीक है, आई होप ये जो एक नया इशू है, आजकल का जदीद जमाने का इशू है, क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स, इनको कैसे अकाउंट फॉर करना है, IS 38 की रोशनी में आपको ये बात समझ आ गई है। मोटा मोटा ये समझ आ जाना चाहिए। कुछ बच्चों को ये भी मालूम नहीं होता कि क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स हैं क्या। मोटा मोटा ये भी पता चल जाना चाहिए कि होते क्या है, और ये भी समझ आ जानी चाहिए कि इसकी अकाउंटिंग IFRS की स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ने क्या बताई। So we close off IS 38 with this small example तो नहीं कहना चाहिए, एग्जाम क्वेश्चन है। समर 18 क्वेश्चन 6। क्विकली 1 मिनट पॉज कीजिए और इसको पढ़ लीजिए, या तो स्क्रीन से ही या अपने पास जो आपके पास तमाम पास पेपर क्वेश्चंस पढ़े हैं वहां से क्विकली पढ़ लीजिए। ऑलराइट, सो आई अस्यूम you guys have read this question। ठीक है, आपने ये सवाल पढ़ लिया, and this is again an easy question। this relates to IS 38। ठीक है, this is again थोड़ा से पुराना सवाल है, थोड़े से साल पुराना सवाल है, बट अगेन IS 38 का सवाल बहुत ऑफन आता नहीं है, और कुछ जो करीब के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा IS 36 के साथ मिक्स होके आए हुए हैं। सवाल क्या कहता है? कहता है ऑन April 1st, ये है समर 18 का क्वेश्चन 6। कहता है ऑन April 1st 2017 ZL ने एक लाइसेंस एक्वायर किया। ZL एक्वायर्ड ए लाइसेंस। कहता है फॉर ऑपरेटिंग अ टीवी चैनल। अब टीवी चैनल्स के लिए पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बगैर आपको पेमरा से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बगैर आप टीवी चैनल्स वगैरह ऑपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना जी। सो उसने टीवी चैनल के लिए लाइसेंस लिया। अच्छा, फिर कहता है 86.3 मिलियन रुपीस का लाइसेंस लिया, जिसमें से 50 मिलियन इमीडिएटली पे कर दिए गए, फौरी तौर पे 50 मिलियन पे कर दिए। ओके, कहता है बैलेंस अमाउंट जो है वो 2 साल के बाद पे होनी है, 1 अप्रैल 2019 को। 2 साल का अरसा है बैलेंस अमाउंट पे करने के लिए। कहता है एक सोशल मीडिया एंड प्रिंट मार्केटिंग की बड़ी कैंपेन की गई, उससे चैनल को प्रमोट किया गया एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन रुपए। अब ये 10 मिलियन रुपए मेरा ख्याल है हम सबको बड़ा क्लियर है कि ये चूंकि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की नेचर के हैं, ये एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, तो ये तो बहुत ही क्लियर है हम सबको। ठीक है, फिर कहता है द ट्रांसमिशन ऑफ द चैनल स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 2017। चैनल की ट्रांसमिशन जो है 1 अगस्त से शुरू हो गई। कहता है लाइसेंस जो है वो वैलिड है फॉर 5 ईयर्स, लेकिन रिन्यूएबल है एवरी 5 ईयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 35 मिलियन रुपीस। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने जानबूझ के आपको पहले नहीं पढ़ाया, बिकॉज मैं आपको इस सवाल के साथ ये कराना चाहता था। ये क्या है? ये है रिन्यूअल फी का, या पहले रिन्यूअल, सिंपल रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट। रिन्यूअल, अगर किसी भी इंटेंजिबल में रिन्यूअल मुमकिन हो तो वो 2 एस्पेक्ट्स को, 2 अकाउंटिंग इश्यूज को ट्रिगर करता है। एक,
उसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी। 2, उसकी कॉस्ट में वो रिन्यूअल फी ऐड करनी है या नहीं करनी, किस तरह से ट्रीट करना है। ठीक है, याद रखें इसमें स्टैंडर्ड सिर्फ 2 बातें कहता है। एक कहता है रिन्यूअल फी जो है वो सिग्निफिकेंट है। रिन्यूअल की क्या फी है, सिग्निफिकेंट फी है, बड़ी फी है। और दूसरा वो कहता है इनसिग्निफिकेंट, बहुत छोटी सी कोई फी है, नॉमिनल सी, बहुत थोड़ी सी फी है। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट फी से क्या मुराद है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एसेट खरीदता हूं 100 मिलियन रुपए का, और वो 5 इयर्स के लिए मुझे दे दिया जाता है। बाद में मैं से 5 मिलियन पे करके या 1 मिलियन फॉर एग्जाम्पल पे करके उसको मजीद 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकता हूं। ठीक है, और ये काम मैं फॉर एवर कर सकता हूं। मैंने एक लाइसेंस लिया 100 मिलियन का 5 साल के लिए, बट हर 5 साल के बाद मैं सिर्फ 1 मिलियन पे करके जितना मर्जी उसको एक्सटेंड करूं। यहां पर स्टैंडर्ड क्या कहता है, अगर इनसिग्निफिकेंट फी हो तो जो रिन्यूअल का पीरियड है वो यूजफुल लाइफ में शामिल होता है। रिन्यूअल पीरियड इज एडेड टू यूजफुल लाइफ। तो अगर आप समझते हैं कि आप एक दफा रिन्यू कराएंगे, कितनी दफा रिन्यू कराएंगे, एक दफा रिन्यू कराएंगे, तो बताएं जी इसका फिर यूजफुल लाइफ क्या ट्रीट क्या अस्यूम की जाएगी। सोचें, 10 साल, ऐसे ही है ना, 5 साल इनिशियल और 5 साल का रिन्यूअल। अगर आप समझते हैं कि यार जितनी दफा हमारे पास आएगा हम रिन्यू कराएंगे, हमने तो ये चैनल ही चलाना है, तो फिर इसकी यूजफुल लाइफ क्या हो जाएगी, इनडेफिनेट। है ना, राइट। तो अगर इनसिग्निफिकेंट फी हो तो जो भी रिन्यूअल का पीरियड है वो ऐड कर दिया जाएगा एसेट की यूजफुल लाइफ में। हाउएवर अगर सिग्निफिकेंट फी हो, बड़ी फी हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक एसेट लिया 100 मिलियन का 5 इयर्स के लिए, कुछ साल के बाद 5 साल के बाद मुझे 60 मिलियन मुझे 60 मिलियन अदा करना है इसको 5 इयर्स के लिए रिन्यू करने में। अब ये बड़ी फी है, अब ये क्या है, ये बड़ी फी है। 100 मिलियन का एसेट लिया 5 साल के लिए, लेकिन अब रिन्यू करना है तो उसको 60 मिलियन अदा करना है। सिग्निफिकेंट फी में याद रखिए ओनली द ओरिजिनल पीरियड इज यूजफुल लाइफ। जो ओरिजिनल पीरियड है ना आपका, वही आपकी यूजफुल लाइफ है, दैट्स इट। यानी कि जो ओरिजिनल 5 साल का अरसा है यहां पर, वही आपकी यूजफुल लाइफ है। वजह, अब वजह भी बच्चे पूछते हैं क्यों, बड़ा आसान है भाई, ये जो बाद में 5 साल के बाद आपने देना है ना पैसे, ये भाई जी ये न्यू इंटेंजिबल है। 5 साल के बाद दे विल बी अ न्यू इंटेंजिबल ऑल टुगेदर। ठीक है, दे विल बी अ न्यू इंटेंजिबल जो 5 साल के बाद रिन्यू करा के लिया जाएगा। ये 60 मिलियन देना इसी के बराबर है कि एज इफ हमने एक नया एसेट खरीद लिया। ठीक है जी, दैट इज फाइन एज वेल। अच्छा, कॉस्ट का क्या करेंगे। अब अगर इनसिग्निफिकेंट फी होगी तो जब जब आप वो फी अदा करेंगे ना, आप उसको कॉस्ट में ऐड करते हैं। रिन्यूअल फी एडेड टू कॉस्ट, जो भी आप थोड़ी बहुत फी दे रहे हैं वो आप कॉस्ट में ऐड करते रहे। 1 मिलियन दिया कॉस्ट में ऐड कर लो, 1 मिलियन दिया फिर कॉस्ट में ऐड। क्यों, क्योंकि उसकी इंडेफिनेट लाइफ है या लंबी लाइफ है, जो भी लाइफ है उसको कॉस्ट में ऐड कर दो, फ्यूचर में एमोटाइजेशन चेंज हो जाएगी। सिग्निफिकेंट फी है तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पिछला एसेट तो वैसे डिसअपीयर हो गया, वो तो वैसे ही एक न्यू एसेट है। तो पिछले एसेट की कॉस्ट में ऐड करना तो ताल्लुक ही नहीं बनता ना, वो तो वैसे ही हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फी हो तो ये एक
न्यू एसेट है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि यार अगर इंटेंजिबल में रिन्यूअल का चक्कर हो तो सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि भाई ये फीस सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंट है तो फिर उसकी यूजफुल लाइफ सिर्फ ओरिजिनल टर्म होगी, और बाद में जब आप रिन्यूअल पे करेंगे तो वो एक न्यू एसेट होगा, पुराना एसेट खत्म हो चुका होगा। और अगर इनसिग्निफिकेंट है तो फिर आप जो भी उसका रिन्यूअल पीरियड होगा वो उसको यूजफुल लाइफ में ऐड करेंगे। ठीक है जी। और रिन्यूअल फी जो है वो साथ साथ कॉस्ट के अंदर ऐड होती रहेगी, जब जब आप उसको पे करेंगे साथ साथ थोड़ी थोड़ी, एक एक दो दो मिलियन तो होगी, वो ऐड होती रहेगी। ठीक। अब हमने असेस ये करना है कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ये 35 मिलियन सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनर ने बहुत ही बीच की चीज दे दी है, मेरे नजदीक अच्छा नहीं किया। एसेट की ओरिजिनल वैल्यू तकरीबन कोई 70-80 मिलियन बनती है, प्रेजेंट वैल्यू करने के बाद कोई 80 मिलियन शायद बनेगी। और 30 मिलियन की या 35 मिलियन की जो रिन्यूअल है वो बड़ी बीच की चीज है, ना वो क्लियरली सिग्निफिकेंट नजर आती है ना वो क्लियरली इनसिग्निफिकेंट नजर आती है, एटलीस्ट मुझे तो। मैं अगर एग्जामिनर होता तो यहां मैं या 5 मिलियन देता या 50 देता। बहरहाल बहरहाल यहां पे अगर एग्जाम में आप बैठे हैं तो बेहतर यह है कि आप इसे सिग्निफिकेंट एज्यूम करें, बिकॉज ये इतनी छोटी तो नहीं है। ऑल्दो ये मैं रिकग्नाइज कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं आपको बड़ा साफ कि यार ये बीच की चीज है, बट अगर एग्जाम में मैं बैठा हूं और मैं इसको असेस कर रहा हूं तो ये सिग्निफिकेंट अज्यूम की जाएगी। अच्छा ये भी याद रखना है कि रिन्यूअल जो है ये उन एसेट्स पे किया जाता है जो लाइसेंस्ड एसेट्स या गवर्नमेंट की तरफ से राइट्स दिए जाते हैं जिन चीज के, उन पे किया जाता है आमतौर पे। इसको वो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट या वो जो कॉस्ट हमने लाइसेंसिंग कॉस्ट पहले पढ़ी थी उसके साथ मिक्स नहीं करना, वो एक अलग चीज है। वो तो ये कि एसेट आपके पास है बट उसकी मेंटेनेंस के लिए सालाना मेंटेनेंस का खर्चा आप दे देते हैं, उससे ये होता है कि आपको पूरा साल एक फ्री मेंटेनेंस मिलती रहती है। ठीक है, एक हक मिल जाता है आपको। बहरहाल रिन्यूअल इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आमतौर पे गवर्नमेंट रिलेटेड एसेट्स में इस किस्म के रिन्यूअल्स होते हैं, और एसेट्स में भी हो सकते हैं बट ज्यादातर गवर्नमेंट रिलेटेड एसेट्स में होते हैं, ये ख्याल रखना है। दूसरा ये कि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि यार इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट क्या 50% या इससे ज़्यादा हो तो मैं सिग्निफिकेंट तस्वर कर लूँ, और अगर 20% से कम हो तो मैं इनसिग्निफिकेंट। नहीं जी, ऐसा कोई रूल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कहीं कोई रूल नहीं लिखा। आप 350 सीरीज पढ़ो यूएस गैप्स की, वहां लिखा होता, वहां से भी मैं बता देता, कोई रूल नहीं लिखा हुआ ना स्टडी 8 में ना यूएस गैप्स में। अनफॉर्चुनेटली आपको अपनी जजमेंट इस्तेमाल करनी पड़ती है, और हमारे यहाँ इस सवाल में जजमेंट इस एक्सटेंट तक होगी कि हाँ यार ये सिग्निफिकेंट लग रही है, इनसिग्निफिकेंट बहरहाल नहीं लग रही। आगे बढ़ेंगे तो हमें नजर आएगा कि हमें एग्जामिनर ने भी एक छोटी सी हिंट दी है। आप देखिएगा एक जगह लिखेगा एग्जामिनर खुद कि यार रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, देखिएगा कहां पे। आगे क्या कहता है जी, कहता है सिंस द रिन्यूअल कॉस्ट इज, ये आ गया जी, रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट, एग्जामिनर ने खुद हिदायत दे दी। मैनेजमेंट इंटेंड्स टू रिन्यू द लाइसेंस ओनली वंस एंड सेल इट एट एंड ऑफ 8 years। 8 साल के बाद वो इसको बेचना चाहता है, वो अलग बात है, बट यहां उसने खुद कह दिया कि रिन्यूअल इज सिग्निफिकेंट। अगर रिन्यूअल सिग्निफिकेंट हो तो हमें पता है हमने तो फिर बाद का पीरियड तो लेना ही नहीं, हमने तो सिर्फ ओरिजिनल यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years लेनी है, हाँ या ना। हमने तो सिर्फ ओरिजिनल यूजफुल लाइफ लेनी है, बाद में वो 8 साल के बाद बेचे, रिन्यू कराए ना कराए, हमारी बला से, राइट। ऑलराइट, फिर कहता है जी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव मार्केट, यानी कि कोई एक्टिव मार्केट इसकी नहीं है, द मैनेजमेंट हैज एस्टिमेटेड that the residual value of the license would be rupees 15 million and rupees 20 million at the end of 5 years and 8 years respectively। हाँ जी, क्या हमने ये पढ़ा
कि रेजिडुअल वैल्यू ये ले सकता है 5 इयर्स के एंड पर 15 मिलियन, क्योंकि हमारे लिए तो 5 इयर्स के एंड की रेजिडुअल वैल्यू रेलेवेंट है ना। क्या ये 5 इयर्स के एंड की रेजिडुअल वैल्यू 15 मिलियन ले सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्टिव मार्केट? नहीं जी। अगर तो किसी थर्ड पार्टी से कमिटमेंट हो या कोई एक्टिव मार्केट हो, सिर्फ तब ली जा सकती है, अदरवाइज नहीं। फिर कहता है एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 10%। कहता है ये बताइए कि इस ट्रांसैक्शन को 31 दिसंबर 2017 के साल में कैसे अकाउंट फॉर करना है। 5 मार्क्स के लिए आपको ये दे दिया गया। ठीक है, अब आप देख लो, अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं होगी IAS 38 की, आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। एटलीस्ट इसमें से बहुत से बुलेट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जिनका आप सोल्यूशन नहीं बता सकते। हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे देना चाहिए। हाथ से लिख लेते हैं। एक मैंने आपको तैयार सोल्यूशन दिखाया, एक मैं आपको हाथ से लिख के सोल्यूशन दिखाता हूं। सबसे पहले द लाइसेंस will be recorded as an intangible asset at a cost of रुपीज, वो हम मिलियंस बना लेते हैं, कितने बनते हैं, वो ऐसे बनेगा कि 50 मिलियन जो हमने पे किया वो सारा का सारा आ जाएगा, और जो 36.3 बाद में देना है 2 साल के बाद, उसको डिस्काउंट किया जाएगा। 36.3 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2, तो ये 80 बन जाएगा जी। 80 मिलियन 50 जमा 36.3 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2, 1.1 की पावर 2 लगाएंगे तो वो 30 हो जाएगा। एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 80 मिलियन आ जाएगा यहां पर। ठीक है, आगे इसी के साथ लिखेंगे द डिलेड पेमेंट of rupees 36.3 million will be recorded at present value। पहली बात हो गई जो हमने पढ़ी। ठीक है जी, ये लाइसेंस की इनिशियल अकाउंटिंग हो गई। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यूजफुल लाइफ ऑफ द लाइसेंस is 5 years since renewal costs are significant and hence renewal period is not included in useful life। ये भी बात हो गई। फिर वो जो उसने प्रमोशन की कॉस्ट 10 मिलियन की लगाई थी, एडवर्टाइजमेंट स्लैश प्रमोशन कॉस्ट्स आप सबके सामने खुला होना चाहिए जी। जो मैंने तरीका बताया आपको एग्जाम क्वेश्चंस करने का, सबके सामने खुला होना चाहिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट स्लैश प्रमोशन कॉस्ट ऑफ रुपीज 10 मिलियन will be recorded as an expense in P&L। फिर नेक्स्ट रेजिडुअल वैल्यू
of the license will be assumed as 0 since there is neither an active market nor a commitment from third party to buy the asset at the end of its useful life. ये भी बात हो गई। फिर अब हमने एमोटाइजेशन बतानी है, बिकॉज हमने उसकी कंप्लीट अकाउंटिंग बतानी है ना, तो अब हमने एमोटाइजेशन भी बतानी है कि जी एमोटाइजेशन कितनी होगी इसकी ड्यूरिंग द ईयर। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो आपने नोटिस किया होगा, मजे की बात है। हमें लाइसेंस मिला था 1 अप्रैल को, लेकिन हमने चैनल शुरू किया 1 अगस्त को। अच्छा जी, क्या 1 अप्रैल से करते हैं या 1 अगस्त से करते हैं? करते तब से हैं जब से वो अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज हो। क्या लाइसेंस 1 अप्रैल से अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज था? बिल्कुल था। ये तो आप 6 साल उस पर भाई रन ना करें, अगर 6 साल आप चैनल लॉन्च ना करें तो लाइसेंस तो एक्सपायर हो जाएगा यार, लाइसेंस तो एक्सपायर हो जाएगा। आपका 5 साल का लाइसेंस है, आपने 5 साल तक रन ही नहीं किया जी, चैनल ही नहीं चलाया, तो लाइसेंस इसका मतलब हम लाइसेंस को एमोटाइज ही ना करें? नहीं, ये तो बड़ा सादा रूल है। कॉस्ट मॉडल मैंने आपसे कहा, तमाम पूरा कॉस्ट मॉडल इज सेम एज IS16 एक्सेप्ट फॉर फ्यू चेंजेस जो मैंने आपको पढ़ाई। और IS16 क्या कहता है कि कब से डेप्रिसिएशन शुरू होती है? जब से एसेट अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज होता है, अवेलेबल फॉर यूज। नाउ व्हेन वाज दिस लाइसेंस अवेलेबल फॉर यूज? मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर होना चाहिए हमें। इट्स अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अप्रैल 2017। ठीक है जी। सो व्हाट डू वी डू? देखिएगा जी, वी राइट सिंस द लाइसेंस was अवेलेबल, लिखेंगे हम ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि हम क्या करें। कई बार ऐसा भी होता है अनफॉर्चुनेटली कि एग्जामिनर के आंसर्स ठीक नहीं होते, तो थोड़ा सा समझा देना बेहतर होता है। अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अप्रैल एन amortization expense ऑफ रुपीज, कैलकुलेट कर लेंगे कितना बनता है, विल बी रिकॉर्डेड इन P&L। कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल है। 80 मिलियन की कॉस्ट है और 5 इयर्स लाइफ है, बट चूंकि सारे महीने नहीं गुजरे तो हम 9/12 कर देंगे। 9 महीने गुजरे ना इस साल में, 31 दिसंबर 2017 में 9 महीने गुजरे, तो हम यूं कर देंगे 80 डिवाइड बाई 5 बनता है 16, है ना, और 16 को 9/12 करेंगे तो बनेगा कितना? 12, राइट। So since the license was available for use on 1 April, an amortization expense of 12 million will be recorded in P&L. Simple. एक और चीज जो आपको लिखनी चाहिए, जो अभी शायद आपको इतनी क्लियर नहीं है, इफ्रिक 1 जब आप कर लेंगे और मेरे साथ जब आप अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट अभी शायद आपको कुछ को मालूम हो, कुछ को ना मालूम हो। वो ये कि ये जो आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है, लाइबिलिटी फॉर डिलेड पेमेंट, लाइबिलिटी फॉर डिलेड पेमेंट जो आपने रिकॉर्ड की है, डिलेड पेमेंट जो आपने रिकॉर्ड की है ऑफ 30 मिलियन रुपीस, ऐसे ही है ना, इसको अनवाइंड किया जाएगा वक्त के साथ साथ, बिकॉज ये प्रेजेंट वैल्यू करके 2 साल पीछे लाई गई है। पे होनी थी 1 अप्रैल 2019 को, पीछे लाई गई 1 अप्रैल 2017 को। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा
तो ये जितने पीछे लाई गई, कैसे पीछे लाई गई, डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2 करके। अब जब 1 साल गुजर जाएगा, फर्ज करें आप यहां पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा, फिर ये 1.1 की पावर 2 नहीं रहेगी, 1.1 की पावर 1 रह जाएगी, हाँ या ना, राइट। जब 2 साल पूरे गुजर जाएंगे, फिर ये 1.1 की पावर 1 भी नहीं रहेगी, 1.1 की पावर 0 रह जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपके हाथ में एक स्प्रिंग हो और वो स्प्रिंग इतना बड़ा हो, ऐसे होता ना स्प्रिंग, और आप उसे कॉइल करके, वाइंड करके बिल्कुल छोटा सा कर दें, और आहिस्ता आहिस्ता उसको हाथ अपना रिलीज करें, अपनी फिंगर्स रिलीज करें, तो वो स्प्रिंग अनवाइंड होता है ना, खुद ब खुद खुलता चला जाता है ना, वापस होता चला जाता है। अज्यूम करें आपके हाथ सामने कोई स्प्रिंग है, तो कर भी सकते हैं, बट अज्यूम करें ऐसा होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल अनवाइंडिंग, कि जब आप चीज को प्रेजेंट वैल्यू करते हैं तो आप उसको छोटा कर देते हैं डिस्काउंट करके। आप ये सोचते हैं, ये अस्यूम करते हैं कि यार चूंकि पेमेंट 2 साल के बाद मिलनी है तो आज इसकी वैल्यू छोटी है, बट जब 1 साल गुजर जाएगा तो वही पेमेंट की वैल्यू x डिवाइड बाई 1.1 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, ये जो इंक्रीज आता है इन द वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग, और ये एक्चुअली इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। सो liability for delayed payment of 30 million will be unwound and interest expense of rupees certain million will be recorded in P&L, will be recorded in P&L। अब वो कितना बनता है, वो बनेगा जी 30 मिलियन को मैं अनवाइंड करूंगा 10% के हिसाब से, ग्रो कराऊंगा उसे, और ये ग्रो होगा 9 मंथ्स के लिए। 30 मिलियन को अनवाइंड करूंगा 10% के हिसाब से वो ग्रो होगी। क्यों 10% के हिसाब से ग्रो होगी, अगेन इट इज क्वाइट सिंपल एक्चुअली। अगर 36.3, और ये चीजें हम बड़ी डिटेल में आगे सीखेंगे इंशाल्लाह इफ्रिक 1 में, तो परेशान नहीं होना। 36.3 रेज टू पावर 1.1 की पावर 2, और इसने अब तब्दील होके बन जाना है 36.3 रेज टू पावर 1.1 की पावर 1। अगर आपसे कोई पूछे कि यार 36.3 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2 और 36.3 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 1 में क्या फर्क है, मैथमेटिकली क्या फर्क है, तो आप क्या कहोगे उसे? आप उसे कहोगे यार इसमें 1.1 का फर्क है, यानी कि अगर कोई 36.3 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दे 1.1 से, तो ये जवाब बन जाता है। यही कहोगे आप उसे, है ना? बोलो, आप यही बोलोगे ना कि यार 36.3 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2 और 36.3 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 1 में क्या फर्क है यार मैथमेटिकली? आप कहोगे यार अगर इसी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1.1 से, यानी कि 10% से बढ़ा दिया जाए, 1.1 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है, 10% से बढ़ा देना, तो ये दूसरा एक्सप्रेशन बन जाता है ये वाला। इसका मतलब है मैं 36.3 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2 विच इज व्हाट, विच इज इक्वल टू 30, अगर 30 को 10% से बढ़ा दूं तो वो 1 साल बाद की वैल्यू पे पहुंच जाएगा। वो पहुंच जाएगा कितनी वैल्यू पे? वो पहुंच जाएगा कितनी वैल्यू पे जी? 30 को अगर 10% से बढ़ा दिया जाए तो 30 को अगर 10% से बढ़ा दिया जाए तो वो 33 हो जाता है, करेक्ट है ना? और अगर 33 को फिर 10% से बढ़ा दिया जाए तो बन जाता है ना 36.3। यही है वो वाइंडिंग अनवाइंडिंग, कि टोटल वैल्यू 36.3 थी, आपने उसे प्रेजेंट वैल्यू किया और 30 पे ले आए। ये है वाइंडिंग, उसको कम करना, उसको प्रेजेंट वैल्यू करना। जैसे स्प्रिंग, बड़ा सा स्प्रिंग हो तो आप उसे कंप्रेस करके बिल्कुल छोटा सा कर दें ऐसे,
फिर हर साल ये वैल्यू में ग्रो करेगा, 30 से 33 हो जाएगा एक साल के बाद, 1 ईयर के बाद, और 33 से वापस 36.3 हो जाएगा 2 ईयर्स के बाद। ये है अनवाइंडिंग, वापस वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने इसको वक्त की वजह से प्रेजेंट वैल्यू किया था, टाइम में पीछे लाने की वजह से, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये वापस बड़ा होता जाएगा। ठीक है ना जी। सो इसमें इंक्रीज आया 3 का, लेकिन ये 3 का इंक्रीज बनता है 1 साल का। आपके पास तो सिर्फ 9 मंथ्स है, तो 3 इंटू 9/12 आप करेंगे 2.25, जो कि मैंने यहां लिखा था पिछली स्क्रीन पर। आई होप ये स्क्रीन आपको समझ आ गई है कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंट वैल्यूइंग, जिसको वाइंडिंग भी कह सकते हैं, एंड अनप्रेजेंट वैल्यूइंग, जिसको अनवाइंडिंग कहते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है खुद ब खुद अनवाइंडिंग होती जाती है। ठीक है ना जी। तो 2.25 बनता है जी, 30 इंटू 10% इंटू 9/12, 2.25 मिलियन का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा इस साल। इसका जर्नल क्या होता है, इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पेबल। जो पेबल है आपका बढ़ जाता है, और ये पेबल बढ़ता बढ़ता खुद ब खुद 36 बन जाएगा। जब बन जाएगा आप एंट्री करोगे पेबल टू बैंक। जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि ये डिटेल में ये चीज इंशाल्लाह इफ्रिक 1 के साथ दोबारा देखेंगे। यहां पे भी आई होप आपको समझ तो थोड़ी बहुत आई गई है, बट इफ्रिक 1 के साथ इंशाल्लाह डिटेल में दोबारा देखेंगे। ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इनिशियली आपने इंटेंजिबल रिकॉर्ड किया 80 का, बैंक में क्रेडिट किया 50, पेबल में क्रेडिट किया 30। ऐसे ही होगा इनिशियली। अब वो पेबल खुद ब खुद हर साल, पहला साल गुजरेगा तो वो 30 से 33 हो जाएगा, उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पेबल बाय 3। फिर दूसरा साल गुजरेगा तो वो खुद ब खुद 36.3 हो जाएगी, एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पेबल 3.3, खुद ब खुद। तो 6.3 का इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, और ये खुद ब खुद 36.3 पे पहुंच जाएगा अनवाइंड होकर। जब 36.3 पे पहुंच जाएगा तो हम कर देंगे पेबल टू बैंक। ठीक है जी। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। तो हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है हमने देखा। हमने कहा जी 6 पॉइंट्स हमने लिखे। हमने कहा जी लाइसेंस जो है इनिशियली रिकॉर्ड किया जाएगा 80 मिलियन की कॉस्ट पे, ऐसा ही है। उसकी कंप्यूटेशन भी बता दी। साथ हमने बताया कि जी डिलेड पेमेंट जो है 36.3 मिलियन की, वो रिकॉर्ड की जाएगी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे। जो हमने प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करना उसको दिखा दिया कैसे करना है। फिर हमने कहा यूजफुल लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है। क्यों? क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, और रिन्यूअल पीरियड इज नॉट इंक्लूडेड। यहां पे लिख ऐड कर लीजिए, इज नॉट इंक्लूडेड। लिखते हुए मैंने बोला तो होगा इज नॉट इंक्लूडेड, बट लिखा नहीं होगा जरूर, इज नॉट इंक्लूडेड इन यूजफुल लाइफ। फिर एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा, रेजिडुअल वैल्यू 0 रखी जाएगी, लाइसेंस को 9 महीनों पे एमोटाइज किया जाएगा, और अनवाइंडिंग की जाएगी लाइबिलिटी की। ये 6 पॉइंट आपने लिखे और 5 नंबर आपके हो गए। ठीक है, कुछ समझ आया कि अगर स्टैंड अलोन IS-38 का सवाल आता है तो वो कैसा है, और कैसे IS-38 की नॉलेज वो आसानी से हमें वो नंबर्स लेने में मदद कर सकती है। ठीक है जी। एक और चीज जो आपको थोड़े अरसे में समझ आएगी जब मैं IS-36 आपको पढ़ाऊंगा, कि IS-38 की नॉलेज आपको IS-36 के सवालों में कैसे मदद देती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि IS-38 को प्रिपेयर कैसे करना है। जो मैंने आपको बताया था IS-2 और 16 में, सेम अप्लाइज फॉर IS-38। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, जितने सवाल मैंने आपको करा दिए, ये सफिशिएंट है। इसके बाद आपको सिर्फ मेरे नोट्स में जो IS-38 की नॉलेज लिखी है वहां से रिवाइज करने की जरूरत है, दैट्स इट। और आपको IS-2, 16 और 38 के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इवन स्टडी टेक्स्ट से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। एक और बात ध्यान में रखिए,
IAS 38 के लिए जो डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशंस हैं, डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशंस, जैसे कॉस्ट मॉडल पे अगर कोई इंटेंजिबल होगा, कॉस्ट मॉडल पे, तो जाहिर है उसकी कैरिंग अमाउंट मुख्तलिफ होगी, टैक्स बेस मुख्तलिफ होगी। क्यों मुख्तलिफ होगी? एमोटाइजेशन का डिफरेंस होगा। एमोटाइजेशन अलग अलग, हमारी अलग होगी, टैक्स वाले की अलग होगी। ठीक है, कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने IAS 12 और IAS 16 के साथ PPE की टैक्सेशन पढ़ी है। होता था ना, हम PPE में कहते थे यार कैरिंग अमाउंट और है, कैरिंग अमाउंट 100 है तो टैक्स बेस 80 है। देयर इज अ टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 20। दिस गिव्स राइज टू अ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ से 30% पे। उन सवालों में जाके आप बजाय प्लांट मशीनरी के वहां लाइसेंस लिख दो, सेम सवाल बन जाता है, नो डिफरेंस एट ऑल। इसी तरह रीवैल्यूएशन मॉडल में भी मैंने पहले अर्ज किया कि रीवैल्यूएशन मॉडल जो है वो सेम वैसा ही है, बुनियादी तौर पर कुछ टेक्निकल नुक्ते हैं जो फर्क है, जो पता भी होने चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर, आपने गौर कर लिया ना, वही टेक्निकल नुक्ते हैं जो एग्जामिनर टेस्ट करता है। और किया आपने? ये जो आपका ये सवाल है, ये वाला, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, उसने क्या टेक्निकल नुक्ते यहां पे टेस्ट किए हैं? उसने ये टेस्ट किया कि भाई ये रेजिडुअल वैल्यू बच्चों को पता है कि जीरो लेनी होती है या नहीं लेनी होती, पता है उनको या नहीं पता? जिन बच्चों ने रट्टा मारा हुआ है कि यार IAS 16 और IAS 38 का सेम मॉडल होता है, उनको तो ये बात पता ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह इससे पिछले सवाल में अगर आप गौर करो, यहां पर इसने एक टेक्निकल नुक्ता टेस्ट किया, क्या? कि जो हार्डवेयर आप खरीदते हैं, जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, क्या वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा होता है या नहीं? ये भी अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होती, क्लीनली बात मालूम नहीं होती। ठीक है, सो एग्जामिनर ऑलवेज टेस्ट्स, और न्यूअर पेपर्स में तो और ज्यादा टेक्निकल चीजें, जो स्टैंडर्ड की डीप टेक्निकल चीजें वो टेस्ट करता है। सो हमने कुछ टेक्निकलिटीज के डिफरेंसेस पढ़े। हाउएवर हमने कहा यार ब्रॉडली जो रिवैल्यूएशन मॉडल है वो दोनों में सेम है। ठीक है, सो यहां पर भी जो डेफर्ड टैक्स जो मैंने आपको बड़ी डिटेल में IAS 16 वाला पढ़ाया, सेम वही अप्लाई होता है। तो इन अदर वर्ड्स डेफर्ड टैक्स की इंप्लीकेशंस क्या हैं? सेम एज IAS 16, नई जीरो से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। IAS 16 के जो डेफर्ड टैक्स के सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इलिस्ट्रेशंस हैं, आप बजाय प्लांट के वहां खुद ही काट के जो है ना लिख दें लाइसेंस, और आप ये समझे मैंने इंटेंजिबल की प्रैक्टिस भी कर ली नए सिरे से, ना आपको पढ़ने की जरूरत है ना मुझे पढ़ाने की। ठीक है, सो IAS 16 एंड IAS 38 की डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशंस आर द सेम। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। सो सिर्फ मेरे लेक्चर को रिवाइज कीजिए, इन न्यूमेरिकल्स को रिवाइज कीजिए और नोट्स से इसको पढ़ लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।